हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं सीएमए फाइनल एसएफएम जून 2025 का जो क्वेश्चन पेपर पूछी गई है आज 13 तारीख को, उस पर हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। सारी की सारी क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। 2022 से यानी इधर जो भी क्वेश्चंस आपने किया हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके स्टडी मटेरियल से 100% क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल से। तो एक एक क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। आपका सारी क्वेश्चंस को हम नहीं डिस्कस करते क्योंकि आपका एग्जाम है कल, नेक्स्ट टाइम। तो ये वाला क्वेश्चन है जो कि कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा था। तो मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या होता है? मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू इसमें आपका यहाँ पे मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। इसका होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये होता है। इन्होंने क्या कहा कि आपका यहाँ पे कंटेम्पलेटिंग एंड इन्वेस्टर्स एज ए 5 years विद इनिशियल आउटफ्लो ₹30 है। इनिशियली आपने कितना इन्वेस्ट किया है भाई? इनिशियली 30 CR आपने इन्वेस्ट किया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपके पास पैसा है। द कंपनी एक्सपेक्ट द यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो 10 करोड़। यहाँ पे 10 करोड़ है, यहाँ पे 10 करोड़ है, यहाँ पे 10 करोड़, यहाँ पे 10 करोड़, यहाँ पे 10 करोड़। ये सारे पैसे को आप यहाँ पे लेकर जाओगे, ये सारे पैसे को यहाँ पे लेकर जाओगे, यहाँ पे लेकर जाओगे, यहाँ पे लेकर जाओगे 5th ईयर में। और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी है? कॉस्ट ऑफ आपको कंपनी एक्सपेक्ट टू रेट ऑफ रिटर्न विच इज सेट टू बी कैश फ्लो। आपका इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी 12% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो भाई आपका मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या हो सकता है? मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू 10 पहले का 4 साल 1 + 0.12 की पावर 4 प्लस 10 1 + 0.12 की पावर 3 10 1 + 0.12 की पावर 2 10 1 + 0.12 की पावर 1 और यहाँ पे 10। ये तो 10 ही होगा ना, इसका 1 हो जाएगा। और ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया, टर्मिनल वैल्यू आ गया। टर्मिनल वैल्यू को 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, इसको आपको प्रेजेंट में लेकर आना है, प्रेजेंट में लेकर आना है। तो सारे वैल्यू टर्मिनल हो जाएगा। इसकी प्रेजेंट में लेकर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 + 0.10 की पावर या तो 5 रखना पड़ेगा, 5 रखेंगे, माइनस माइनस आउटफ्लो कितनी है? 30 करोड़ है, तो 30 CR हम रख देंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज आई है, जो वैल्यू आया है वो कितना आया है? 6 पॉइंट, ये सारी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आया है 9 पॉइंट। ये आपका वैल्यू आया है जितना ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आई थिंक 9.445 CR आ जाएगा आपके पास वैल्यू, 9.46 CR वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका। अब आप देखिए, इसको डिटेल में आप कैलकुलेशन कर लेना। लॉजिक कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही है। क्या करनी है? पहले मॉडिफाइड रेट, यहाँ पे जगह है, मैं एक बार और लिख देता हूँ। 10 1 + 0.12 की पावर 4, 10 1 + 0.12 की पावर 3, 10 1 + 0.12 की पावर 2, 10 1 + 0.12 की पावर आपके पास 1, 10 1 + 0.12 की पावर 0 माइनस माइनस आपके पास क्या होगा? 30 CR हो जाएगा। ये आपको 1 + 0.10 की पावर 5 हो जाएगा। बस प्रेजेंट वैल्यू, टर्मिनल में पैसे को ले जाते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरी क्वेश्चन में क्या है देखिए, यहाँ जूम लिमिटेड शेयर्स करेंटली ट्रेडेड एट ₹80। तो आपको यहाँ पे P0 कितनी है भाई? P0 आपके पास ₹80 है।
P080 है, करंट ट्रेडिंग ₹80। अब सुनिए, P080 है और आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितनी है, 4 है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 4। ग्रोथ रेट कितनी है, ग्रोथ रेट 8% है। तो भाई आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। बहुत ही सिंपल सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। 4 डिवाइड बाई 80 0.08, 4 डिवाइडेड बाई 80 0.4 डिवाइड 80 प्लस 0.08, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.13, दैट इक्वल टू 13% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कहता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाली क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, पोर्टफोलियो मैनेजर रियलाइज एवरेज एनुअल रिटर्न आपको कितना 15% है, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आपको 15% है। द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1.2, बीटा आपकी कितनी है 1.2 है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन 25% है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो 25% है। द एवरेज एनुअल रिटर्न फॉर द मार्केट इंडेक्स वाज 15%, रिटर्न ऑफ मार्केट आपके पास कितनी है 11%, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आपका 20% है। इफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 4%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपके पास कितनी है 4%। व्हाट इज द शार्प रेशियो ऑफ द पोर्टफोलियो, अब बताइए, सारी इंफॉर्मेशन दे दिया और शार्प रेशियो पूछा है, तो शार्प रेशियो क्या होता है भाई, शार्प रेशियो एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, यही फॉर्मूला होता है। तो एवरेज रिटर्न आपको कितनी है 15% है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 4% है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 25 है। तो 11 डिवाइडेड बाई ये 15, 11 डिवाइडेड बाई 25, 11 डिवाइड 25, 11 डिवाइड 25, 0.44 आंसर हो जाएगा आपका, 0.44। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आपके पास दूसरा क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, बॉन्ड रिजर्व लिमिटेड विद फेस वैल्यू ₹1000 प्रोवाइड्स 12% रिटर्न एनुअल रिटर्न एंड पे ₹10। तो ये एक बॉन्ड है, उस पर आपको क्या कर रही है, इसकी जो बॉन्ड है उन्होंने आपको दिखाया है यहाँ पे बॉन्ड का, बॉन्ड का आप देखिए, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टर का 12% इसके कूपन रेट है और इसकी मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स है, तो 1 2 3 4 डॉट 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 10 ईयर्स। हर एक साल कूपन रेट 12% 120 120 120 120 120 मिलेगा, और साथ साथ रिडेम्पशन वैल्यू उनके कितनी है 1050 है, 1050 है। अगर 13% रिटर्न है तो आपको निकालिए इसका बॉन्ड की वैल्यू, तो बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा, तो उसकी परजेंट वैल्यू होगा, इसका परजेंट वैल्यू कितने परसेंट से 13% से, तो 120 इंटू परजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 13% 10 साल प्लस 1050 रिडीमेबल वैल्यू है, परजेंट वैल्यू फैक्टर 13% 10 साल, तो 120 इंटू ये टोटल कैलकुलेशन परजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 13% 10 साल का करने के बाद ये आपको अप्रोक्स 960.87 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करना, तो कैसे 960 होगा, 120 इंटू आप कैलकुलेट करो 1.13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 900 इतना कैसे आ जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले एक बार चेक कर लेना आप। तो 120 इंटू यहाँ पे 1050 इंटू 0.2946 और ये हो जाएगा 5.426, 120, तो 651.149 प्लस 1050
इंटू 0.2946, तो 309.33 प्लस 651.149, तो 960 आ जाएगा, 960.48 हो जाएगा, तो 960 ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन का क्वेश्चन है, ऑप्शन का क्वेश्चन है, इसको देखिए। मिस्टर रिटर्न इन्वेस्टर से जब बाई 100 शेयर्स, तो कितने शेयर बाई किया भाई? 100 शेयर बाई किया, है ना। 100 शेयर बाई किया आपने 210 में पर शेयर। एट द सेम टाइम राइट्स, राइट मैंने आपके पास ऑब्लिगेशन आ गया, आपने प्रीमियम ले लिया 20 रुपया, तो प्रीमियम रिसीव्ड आपके पास सबसे पहले कितना होगा? प्रीमियम रिसीव्ड आपने राइट किया, तो रुपीज 20 रुपये में प्रीमियम रिसीव हुआ। अब 100 का शेयर, 100 शेयर जो राइट किया वो 210 में आपने खरीदा था, और फाइनली प्राइस कितना हो गया? 280 रुपया हो गया। तो प्रॉफिट ऑन परचेज शेयर, प्रॉफिट ऑन परचेज स्टॉक, परचेज स्टॉक भाई 280 मार्केट प्राइस हो गया, 210 में आपने खरीदा, तो आपका यहाँ पे 70 रुपया ये मिल गया। लेकिन आपने राइट किया है 250 में, मैंने आपने ये बोला है कि मैं मार्केट में कुछ भी हो मैं 250 में शेयर दूंगा, 250 में, तो लॉस ड्यू टू राइट्स कितना होगा? लॉस ड्यू टू राइट ऑफ कॉल भाई 280 मार्केट में होने के बावजूद भी 250 में आप दे रहे थे, तो आपको लॉस कितना हो गया? -40 रुपीज हो गया, 30 रुपीज की लॉस हो गई, 30 रुपीज की लॉस हो गई। तो टोटल आपको कितना पैसा है? मैंने आपको 90 में 60, तो 60 रुपये जाएगा, तो ये आपका 60 आंसर हो जाएगा, 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। A by a single provides a moving average analysis stocks prices when stock prices line, जब ऊपर होगा तभी तो होगा, तो यहाँ पे स्टॉक प्राइसेस लाइंस का जो होगा वो आपको यहाँ पे राइजेज अबव द फॉलिंग, ये होगा, ये राइजिंग अबव द फॉलिंग, ये बी पार्ट हो जाएगा। अब सी, सेवेंथ का आंसर क्या होगा? In a context of the capital assets pricing model and arbitrage pricing model, capital assets pricing model सिंगल इंडेक्स मॉडल होता है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल ये मल्टीपल आपका सेंसिटिविटी, हम इसको इवेल्युएट करते हैं। तो कह रहा है कि ये इन कंटेक्स्ट ऑफ CAPM आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल रिक्वायर दैट द मार्केट बी एट इक्विलिब्रियम, यूज रिस्क प्रीमियम बेस्ड ऑन द माइक्रो वेरिएबल, speaks the number of the identify specific factors and determine the expected, does not require the restricted assumption। यहाँ पे ये आपका आंसर है, does not require the restricted assumptions concerning the market portfolio। अब आपको यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो सारी क्वेश्चन आपकी स्टडी मटेरियल से, ये क्वेश्चन आपकी स्टडी मटेरियल में आप बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला होता है, ये रिस्क टॉलरेंस का, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला होता है, वो माइंड में रखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है? जो रिस्क यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है, यूटिलिटी, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, दो चीजें आपको याद रखना है हमेशा, दो चीजें हमेशा आप याद रखना है आपको। एक तो यूटिलिटी, एक तो फॉर्मूला यूटिलिटी का है, और रिस्क पेनाल्टी, एक तो यूटिलिटी और दूसरा रिस्क पेनाल्टी, ये दो चीजें आपको याद रखना है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिस्क पेनाल्टी, ये होता है रिस्क पेनाल्टी, एक्सपेक्टेड और रिस्क पेनाल्टी। अब आपको यहाँ पे रिस्क पेनाल्टी क्या होता है? वेरिएंस डिवाइडेड बाय रिस्क टॉलरेंस,
रिस्क टॉलरेंस, ये आपको स्टडी में ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो 17% एंड द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो 300% is एक्सपायर and utility equal to this, utility equal to 12%. What will be the investors risk tolerance? आपको ये वाला चीजें पूछी गई है, ये वाली चीजें पूछी गई है। तो इसके लिए वेरिएंस तो दिया हुआ, रिस्क पेनाल्टी आपको निकालना पड़ेगा, रिस्क पेनाल्टी आपको निकालना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे यूटिलिटी दिया हुआ है 12, तो हम इस इक्वेशन से हम रिस्क पेनाल्टी इक्वल टू क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं रिस्क पेनाल्टी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस यूटिलिटी होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 17% दिया हुआ है, यूटिलिटी आपको दी हुई है 12%, तो ये हो गया 15%। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन्वेस्टर रिस्क टॉलरेंस, तो ये पूछा गया है, तो अब आप बताइए क्या फॉर्मूला बन सकता है रिस्क टॉलरेंस का, टॉलरेंस का वेरिएंस डिवाइडेड बाय रिस्क पेनल्टी, रिस्क पेनल्टी वेरिएंस आपको 300% का एक स्क्वायर है और रिस्क पेनल्टी आपको 5% है, 5% है। तो ये आपको कितना हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया। तो ये बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, ये फॉरेस्ट का क्वेश्चन है। स्पॉट रेट, spot rate this and 6 month forward rate is this. If the normal India rate is 6% per annum, 6% per annum, what would be the normal rate, what would be the normal rate, what would be the normal rate of USA dollar 6 month treasury bill, treasury bill। तो आप बताइएगा नॉर्मल रेट क्या है। तो इसके लिए आपको कैसे निकालना पड़ेगा, तो ये आईआरपीटी का क्वेश्चन है, आईआरपीटी का इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम क्वेश्चन है। फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो आपको नंबर ऑफ यूनिट में हो, डॉलर का इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे रुपीज का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। यहाँ पे फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट दी हुई है, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट यहाँ पे दिया हुआ है 0.01190, 0.01180, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ डॉलर, इंटरेस्ट रेट ऑफ डॉलर कितना लिखा हुआ, डॉलर निकालनी है, इंटरेस्ट रेट डॉलर का निकालनी है 12 इंटू 6 मंथ का है। इंटरेस्ट रेट रुपीज आपको कितना परसेंट दिया हुआ है, 6%, 0.06 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, ऐसे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट डॉलर का आपका ऐसे निकलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डॉलर का कितना हो जाएगा आपको, ये 0.1190, 0.1180, 1.03, 1.03, ये -1 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, और सारी कैलकुलेशन आप करेंगे जितना आएगा उतना आ जाएगा आंसर। अब देखिएगा 0.1190 डिवाइड 0.1180 इंटू 1.03 -1 इंटू 2, तो 0.07, ये आंसर कितना हो जाएगा 0.0774, 0. ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.07, 0.07
0.0774। अब कैलकुलेशन कीजिए, किया गया है, अभी पे देख लेगा, आई थिंक ये वाला पार्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 7.74%, 7.74%। देखिए यहाँ पे फॉरेक्स में आपको रुपीज एप्रिसिएट कर रहा है, क्योंकि पहले आपका $82 मिलता था, अब 90 मिल रहा है, तो रुपीज आपका एप्रिसिएट कर रहा है। तो रुपीज जो करेंसी एप्रिसिएट कर उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, और जो करेंसी डेप्रिसिएट करता है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डिजिटल स्ट्रक्चर दिस। क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब आगे पढ़िए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने साफ रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो दिया हुआ है। साफ रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? साफ रेशियो दी हुई है, यहाँ पे देखिए 0.35 साफ रेशियो दिया हुआ है। साफ रेशियो का मतलब रिस्क, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो रिस्क फ्री डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको द साफ रेशियो एंड टेनर रेशियो, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो होता है, और टेनर रेशियो आपको दी हुई है द साफ रेशियो एंड टेनर रेशियो ऑफ द दिस 0.35। टेनर रेशियो भी दिया होगा ये 0.65, 0.65, 0.35, 0.65, 0.35, 0.65। जीरो पॉइंट थ्री फाइव, 0.65, 0.35, 0.6.5, 6.5 है यहाँ पे क्या है? 6.5 है। ये ट्रेनर रेशियो 6.5 है। अब रेस्पेक्ट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द टू फंड्स मेकिंग 0.6। कोरिलेशन रेग्रेशन आपको दिया हुआ है, तो ये क्या होता है? आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाई बीटा। कोरिलेशन रेग्रेस ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी, कोरिलेशन फंड्स एंड मार्केट, सिक्योरिटी एंड मार्केट, दैट इक्वल टू 0.60। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंडेक्स ऑफ द रिटर्न अप्रोक्सीमेटली इज, standard deviation of market index return is approximately E. Market index, standard deviation of market index, standard deviation of market index return approximately, standard deviation आपको निकालनी है। तो देखिए ये फर्स्ट को सेकंड से आप डिवाइड कर दीजिएगा, या इसको सेकंड से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय बीटा होल डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। दिस इक्वल टू यहाँ पे 6.5 डिवाइडेड बाय 0.35। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाई बीटा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालनी है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बीटा, कोएफिशिएंट सिक्योरिटी एंड मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करके निकलेगा। ये शायद मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन को देखना है आप। एक मिनट समझने की कोशिश करो। हाँ जी, द शार्प रेशियो
0.35 दिया हुआ है, ठीक है। टेनर रेशियो 6.5 दिया हुआ है, टेनर रेशियो 6.5। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.6। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंडेक्स रिटर्न अप्रोक्सीमेटली, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकालनी है भाई। ये वाला चीजें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न बाय अप्रोक्सीमेटली ई, रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये चीजें निकालनी है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इससे अगर डिवाइड करते हो तो ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 6.5 डिवाइडेड बाई 0.35, ये हो जाएगा आपको आरपी आर एफ डिवाइडेड बाई बीटा, यहाँ पे आरपी आर एफ डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। तो ये कैंसिल हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाई बीटा, दिस इक्वल टू 6.5 डिवाइड 0.35, तो ये 18.57 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू 18.57 बीटा हो जाएगा, बीटा स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो 18.57 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट, स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड ऑफ मार्केट। मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, ये कैंसिल हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इक्वल टू 18.57 इंटू 0.60 इंटू 0.6 करेंगे तो 11 पॉइंट कितना आ जाएगा, 11.14 हो जाएगा, 11.14। ये क्वेश्चन अच्छा था, 11.14 मार्केट निकालना था, पहले भी मैं ठीक ही कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग द 3 फॉर्म्स ऑफ द इफिशिएंट मार्केट। तो 3 फॉर्म्स ऑफ द इफिशिएंट मार्केट में कौन सा ट्रू है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिटर्न इज प्रिवेल। आपको दूसरा क्या हो जाता है, ये हो जाएगा सिक्योरिटीज फॉर्म ऑफ द सेल देयर फेयर वैल्यू, ये बोथ, ये डी पार्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। इन्वेस्टर कैन नॉट अर्न पॉजिटिव रिटर्न। अब आपको 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हम निकालते हैं कैसे, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ऑफ गेन पर डे, एवरेज ऑफ गेन का मतलब यहाँ पे डिक्रीज पर डे, मैंने प्राइस कैसे इंक्रीज करता है, पैसे डिक्रीज करता है, यहाँ पे वो चीजें निकालना है। यहाँ पे हम इंक्रीज लिख देंगे, यहाँ पे डिक्रीज लिख देंगे। तो देखिए ये तो बेस है आपका, ये तो बेस हो गया आपका। तो इस बेस से यहाँ से यहाँ 125.45 से 135.10, तो कितना इंक्रीज किया, तो यहाँ पे 9.8 इंक्रीज किया। 135.25 से 132.75, तो ये कितना हुआ, तो ये डिक्रीज किया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे 2.5 का डिक्रीज किया। फिर 132 से 140, ये 10 का इंक्रीज किया। फिर ये कितना इंक्रीज किया, 142.75 से 145.25, ये आपको 2.5 का इंक्रीज किया। तो एवरेज इसका निकालिए, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 22.5, और इसका कितना होगा 22.5। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज 22.5 डिवाइडेड बाई 3, और ये 2.5 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 1 है यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए आप, ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये 7.33 हो जाएगा।
और यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है हमें, रिलेटिव स्ट्रेंथ एवरेज गेन पर डे, इंक्रीज पर डे कितना होगा, एवरेज 7.33, यहाँ पे 2.5, तो 7.33 डिवाइडेड बाई 2.5, 7.33 डिवाइड 2.5, तो ये क्या होगा 2.932, 2.932 हो गया। तो ये आपका 2.932 रिलेटिव स्ट्रेंथ हो। तो यहाँ पे तो 2.932 है ही नहीं। अब आपका आंसर कौन सा लिख के रखें, तो इसमें कोई भी एक आंसर लिख दीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऐसे ही निकलता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी निकाला जाता है, लेकिन आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको निकाला। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको जो ये क्वेश्चंस बनाई गई है, ये क्वेश्चंस आपको ग्रीक लेटर्स के बेसिस पे बताया गया है। ग्रीक लेटर में हर एक गामा क्या रिप्रेजेंट करता है, वेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, रो क्या रिप्रेजेंट करता है, थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है। इसमें ऑप्शन की प्राइसेस बहुत सारी वेरिएशन के रेस्पेक्ट में क्या आपको चेंजेस होता है वो बताता है। ऑप्शन की प्राइसेस टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है, ऑप्शन की प्राइसेस इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे कैसे चेंज होता है, ऑप्शन की प्राइसेस मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पे कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें बताता है। तो ग्रीक यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक अल्फाबेट्स विच रेस्पेक्ट टू द ऑप्शन मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्राइस with respect to volatility, सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्राइस विथ रेस्पेक्ट टू वोलाटिलिटी हो, तो वो क्या होता है, वेगा होता है। वोलाटिलिटी के रेस्पेक्ट में ऑप्शन की प्राइसेस जो चेंज होता है उसको कहते हैं वेगा, उसको क्या कहते हैं, वेगा कहा जाता है। अब देखिएगा, a portfolio is holding 90% of its assets in a CNX Nifty stocks in proportion to their market capitalization 10%. Treasury bills is more sensitivity. तो ये आपको कोई पोर्टफोलियो मार्केट के बेसिस पे कैसे चेंज होता है वो कौन सा बताता है, सिस्टमेटिक रिस्क बताता है। दैट इज अ सिस्टमेटिक रिस्क, बी पार्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल में सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चंस आपका जस्ट एक कैपिटल बजटिंग का रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग का रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना हम उस पुराने मशीन को सेल कर रहे हैं, इतना उसको हटाने में लग रहा है, तो अल्टीमेटली पुराने मशीन से आपको रिकवरी इतना हो रही है, तो प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे आउटफ्लो निकाल लेंगे। जो आउटफ्लो का 80% अभी तुरंत दे रहे हैं, एक साल के बाद 20% देंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे आउटफ्लो हो जाएगा। डेप्रिसिएशन आपका रिटर्न ऑन वैल्यू से मेथड से है। यूजफुल लाइफ आपका 4 ईयर्स है, 5 साल के बाद इसकी वैल्यू ये है, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस हो जाएगा। अब वो निकाल के इसका इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका ये है, रिवेन्यू आपको दी हुई है, तो आप कैश इनफ्लो बनाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप बना सकते थे, सिंपल क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता है, ये देखिए, ये लीज का क्वेश्चन है। ये ऐसा लीज का क्वेश्चन है क्योंकि आपको लीज प्राइस आपको निकालनी है। जो आपको ये एसेट्स आपको 300 लाख में खरीदे, आपका स्टडी मटेरियल में इससे टफ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है। तो 300 लाख में खरीदा है, 4 साल का लीज है। लीज आप चार्ज कैसे करें, 2:1:1। तो आपको ब्रेक इवन लीज पॉइंट, ऐसा लीज कॉस्ट जो आपका रिकवर हो जाए, आपका 10% और 2% 12% पैसा रिकवर हो जाए, उसके बेसिस पे निकालनी। तो बहुत सिंपल है, हम एक्स लीज को मान लें, 2x, पहले साल में 2x, दूसरे साल में x लीज मान के हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज कॉस्ट निकाल लेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू आपका कॉस्ट निकालेंगे 12% पे, और वो आपको दोनों को इक्वल कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, लीज का कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको किस पे है, देखिए आप, ये रिस्की प्रपोजल का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको दो चीजें, प्रोजेक्ट टाइटन है, प्रोजेक्ट ओरिजिन, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत अच्छे से निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद एसेस द स्टैंडर्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, आपको कैश इनफ्लो निकाल लेना है, और कैश एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो निकाल के उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना 9% पे,
और 3 साल का टाइम पीरियड है उसका दिया हुआ है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालनी है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा मीन हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा होगा। और व्हिच प्रोजेक्ट जिसका स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सबसे लो होता है उसको हम सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपको। बी पार्ट जो क्वेश्चन है वो क्या चीज का क्वेश्चन है देखते हैं हम। इन्वेस्टर कंसीडर द परचेज इक्विटी शेयर डेल्टा हुज करंट मार्केट प्राइस इज दिस, द कंपनी प्रपोजिंग टू डिविडेंड। ये आपका वेरिएबल ग्रोथ का क्वेश्चन है। वेरिएबल ग्रोथ का मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है। कैसे परचेज करेगा, अभी की मार्केट प्राइस ये है, फेयर मार्केट प्राइस प्रेजेंट वैल्यू से निकालेंगे, अगर इससे कम है तो नहीं खरीदेंगे, इससे ज़्यादा प्राइस हो रहा है तो उसको खरीदेंगे। ये तो वेरिएबल ग्रोथ का सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का। और ये क्वेश्चन लीडिंग द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैज इशूड 25 years zero coupon bond raise capital for the large scale this project. The bond does not offer any interim investment project will be this. However, it comes to the embedded. ये आपका बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, और ये आपका ऐसा है, ये डेरिवेटिव का थोड़ा सा पार्ट है, और ये कॉल ऑप्शंस अब पुट ऑप्शन के बारे में दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये देखिएगा, ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये इसके पहले वाला क्वेश्चन छोड़ के। ये आपका पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, अनलिवर्ड लीज का क्वेश्चन, अनलिवर्ड लीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसमें टाइम लगेगा। और ये क्वेश्चन तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार। सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना है, रेजिडुअल वेरिएंस निकालना है। ये 2023 में भी क्वेश्चन पूछा, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा, 2025 में भी सेम क्वेश्चन पूछ दिया, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो आपका निकालनी है, आपका पोर्टफोलियो वेरिएंस मार्केट मॉडल पे निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार मैंने बताया हुआ है, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये भी सेम आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन था पहले वाला, ये भी आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ये भी आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। अब ये आपका ऑप्शन का क्वेश्चन, 3 मंथ कॉल ऑप्शन, प्रीमियम 30, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस दिस, एक्साइज प्राइस दिस, मार्केट प्राइस इस रेंज में हो रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली आपका स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने सॉल्व कराया हुआ है क्वेश्चन, पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चंस इजी है। पेमेंट, ये स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट का क्वेश्चन है, एक्सचेंज, यूएसए डॉलर कॉल ऑप्शन, ये फॉरेक्स प्लस ऑप्शन का क्वेश्चन है। ये भी आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन है। इस बार का क्वेश्चन पेपर इजी दिया हुआ है, फॉरेक्स का क्वेश्चन है, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो इस बार का क्वेश्चन पेपर जो पूछी गई है वो आपको इजी क्वेश्चन पूछा गया, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया। चलिए, ओके, थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच।